जय हिंद। जो पढ़ाया वही आया। देखिए एक्चुअली इसलिए दिखाया जा रहा है आप लोगों को क्योंकि ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यही सब चीज़ें जो है पढ़ना है और वैसे ही प्रश्न जो है बनते हैं। जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया था, मतलब अगला प्रश्न होगा। बहुत सारे प्रश्नों का एनालिसिस मैंने दे दिया है कि कौन से प्रश्न जो है हमारे वीडियो से डायरेक्ट पूछे गए थे। उसमें से अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ये था कि निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य सदस्य जो 8 सदस्य और थे ना, उनकी बात की जा रही है, एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी जो है सामान्य विशेषताएं थी। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा के बनाया गया है क्वेश्चन, और मैंने इसको हेडलाइट करके आपको ग्रीन कलर से दिखाया भी था कि इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ जो है आप वीडियो देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि सभी जो दिए हैं ना, ये सारे जो है आपके उसमें विशेषताएं उसकी थी, यानी कि ये सभी जो है सम्मिलित थे। चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने 8 अन्य नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, अब ये चीज आप लोगों को मिलता नहीं होगा जल्दी। तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ 8 अन्य सदस्य जो थे नेता, उन्होंने मिलकर एक भारत का संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी भी गई थी। तो कब रखी गई थी? 1931 में कराची में जब हुआ था, ठीक है, कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, इस प्रकार संविधान की रचना करने वाले के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर जो है सभी नेताओं की सहमति ऑलरेडी बन चुकी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्वों को अपने में मुख्य समाहित करता है? इसका देखिए तीनों जो दिया है तीनों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आप जब देखेंगे राष्ट्रवाद मैंने पढ़ाया था तो एक्चुअली एनसीईआरटी से पढ़ाने के साथ ही मैंने और भी बुक की क्लिप जो है कटिंग ऐड कर दी थी, और इसलिए क्योंकि मुझे लगा था राष्ट्रवाद उसमें थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया गया था, इसलिए मैंने उसको ले लिया था। और ये भी डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो है आए हैं। चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ, प्रूफ आपके सामने होना चाहिए। स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने का गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम बना रहेगा। इसी प्रकार की भावनाओं ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं भर दी थी। ठीक है, अब देखना है। अगला दिया है कि निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही दिया हुआ, यानी स्टेटमेंट पढ़ने थे और आपको बताने थे कि कौन से कथन जो है आपके इसमें सही है। तो आप ये देखेंगे जब भारत की संस्थाएं जो है कैसे कार्य करती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय हो गई, संसद हो गई, उसको जब मैंने संस्थाओं के कार्य जब पढ़ाया था तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लाइन बाई लाइन वही उठा के जो है आपके स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में डाल दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब ये भी डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही पूछे गए प्रश्न है, तो चलिए मैंने इसको भी पढ़ाया था, वीडियो प्ले कर देती हूँ। ठीक है, प्रक्रिया जो है विशेष बहुमत वाली लगाई जाती है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक जो है न्यायपालिका पर महाभियोग जैसा प्रक्रिया जो है नहीं लगाया गया है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अब पूछा जाए आपसे कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसका है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे अभी जो है पूछा गया था कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि ऑप्शन में भी यही दिया था, यही उठा के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दे दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिया है, अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में संविधान निर्मात्री
यानी कि संविधान निर्माण करने के लिए जो निर्वाचन हुए थे वो कब हुए थे, तो ये देखेंगे जुलाई 1946 में हुआ था। ये भी जो है डायरेक्ट मेरे इसका मैंने एमसीक्यू भी करवा दिया था और आपका सब्जेक्टिव भी करवा दिया था, तो ये तो कई बार हुआ है मतलब वीडियो में, तो इसका भी मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। ये भी डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि संविधान निर्माण चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग ये भी इंपॉर्टेंट है, संस्थाओं के कामकाज भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो ये भी जो है आपका डायरेक्ट वीडियो से प्रेम बिहारी नारायण ने, ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रेम बिहारी नारायण ने जो है संविधान को लिखने का कार्य किया था। इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था, ठीक है, इटैलिक है ना, इटैलिक शैली ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा और उसका हिंदी जो अपना संविधान है उसका हिंदी संस्करण जो है लिखने का काम कौन किया था, तो बसंत कुमार ने, बसंत कृष्ण वैध ने किया था, ठीक है, बसंत कृष्ण वैध ने किया था लिखने का काम में। वही सजाने का हिंदी संस्करण को जो है किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने जो है, नंद यहाँ पे हो जाएगा नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि प्रेम बिहारी नारायण ने जो है इटैलिक शैली में संविधान को लिखा था, और वही देखेंगे आपको हिंदी संस्करण में तो बसंत। अब आगे चलिए देखते हैं भारत, वैसे मूल रूप से देखिए अंग्रेजी और हिंदी में जो है संविधान को लिखा गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव कराया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब कराया गया था, तो जुलाई 1946 में करवाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को होती है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। तो ध्यान रखिएगा जो है अगला प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ाया था और मैंने ये सारे जितनी भी समितियां थी उनके कौन से अध्यक्ष है उसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो भी डाल दिया था, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये अमूमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये वाला जो है वीडियो से भी मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो प्ले कर थोड़ा सा अध्यक्ष लोगों को जो है देखते चलते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। संघ शक्ति के जो है समिति के कौन थे अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति के तो जवाहरलाल नेहरू। तो संघ और संघीय दोनों आप लोगों को एक ही सा दिख रहा है ना कि संघ और संघीय, तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने प्रांतों को जो लास्ट में मिलाने की बात हुई थी रियासतों को, तो कौन आगे आया था, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, सरदार पटेल ने, उनकी बीबी मेनन ने सहायता की थी। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन हो जाएंगे, सरदार। अगला प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के किस अनुसूची में जो है आपका सन्निहित किया गया है, यानी कि सम्मिलित किया गया है, यानी कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की जाती है। तो ये मैंने कई बार वीडियो में बताया है, वैसे मैं वीडियो प्ले कर दे रही हूँ एक, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बताया है कि चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जब संविधान निर्माण पढ़ाया था तब मैंने बताया था, इवन कितने आरक्षित सीट किए गए हैं तब बताया था, परिसीमन आयोग पर निर्भरता दिया गया है। और चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का यानी सीटों का आवंटन दिया है। तो ध्यान रखिएगा चौथी अनुसूची जो है सीटों का आवंटन करता है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया था कि भारत की राजनीतिक दलों की सूची दिया गया था, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था। आपको ये भी जितने भी ये जो भारत के राजनीतिक दल जो एग्जिस्ट करते हैं भारत में, इनका जो है स्टैब्लिश कब हुआ था, इसका ईयर बताना था आपको, यानी कि स्थापना वर्ष बताना था। तो जैसा कि आप देखेंगे इसका तो आंसर हो जाएगा आपको सी। अब देखिए ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक बार जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक बार आप लोग ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, और मैंने पढ़ा भी दिया था कि कौन सा दल जो है कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लिया आपने। अब देखिए मैंने वीडियो में कैसे इन सारे दलों के बारे में जो है मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और ये देखेंगे आगे एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो स्लोगन है, मतलब कि स्टैब्लिश हुआ था तो उसका बेस क्या रहा था, ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस जानते ही होंगे आपको, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। तो तृणमूल कांग्रेस जो आपको ध्यान रखना है कि ममता बनर्जी
के नेतृत्व में कब बना था? 1 जनवरी 1998 को जो है ये निर्मित हुआ था। तो आप मुल्क क्या लिखे तो है 2019 में हुए। अब अगला देखेंगे हम लोग बहुजन समाज पार्टी, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या है, यहाँ पे एलिफेंट आपको हाथी दिख रहा होगा, है ना। चलिए ये देखेंगे, कांसी राम के नेतृत्व में ये 1984 में गठन किया गया था, है ना। तो बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और 4 वर्ड है ना, तो इससे याद रख लीजिएगा 1984 में इसका गठन हुआ था। बहुजन कांसीराम, ठीक है, बहुजन कांसीराम ऐसे करके याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपका दल है, ठीक है। और इसमें देखिए किन किन नेताओं का जो है नाम दिया गया है, जैसे की रक्षा के 10 सीटें इसको मिली थी। अब आता है आपका भारतीय जनता पार्टी, तो इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। कमल है इनका जो है पुष्प, जो प्रतीक है वो कमल है, ठीक है। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ वही पुनर्जीवित किया गया कब, 1980 में, ठीक है। भारत की प्राचीन संघ भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति का आधार काफी व्यापक है, तो अभी भी रियल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सीपीआई। तो ये क्या है आपका 1925 में गठित मार्क्सवादी लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो है कब गठित हुई थी, तो 1925 में। इसका जो आपका थीम देखेंगे तो ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में इनकी आस्था है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी पे इनका प्रतीक चिन्ह है। कब जो है माकपा अलग होता है, तो 1964 में अलग हुआ। 1964 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ, 1964 में स्थापित किया गया। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था है, मार्क्सिस्ट यानी कि ये भी मार्क्सवादी ही